पुलिस थाना वारासुनी के अंतर्गत ग्राम पंचायत जागपुर के वनगंगा नदी में वारासुनी पुलिस के द्वारा 13 फरवरी को नदी के किनारे से एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद किया है, जो 8 से 10 दिन पुराना शव होना बताया जा रहा है, जिसके आसपास पतासाजी की गई, परंतु कहीं पता न चलने पर वारासुनी के पोस्टमार्टम गृह में आवश्यक कार्रवाई कर शव को पोस्टमार्टम का शिनाख्त के लिए सिविल अस्पताल वारासुनी के 100 कक्षा में सुरक्षित रखवा दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत जागपुर से वनगंगा नदी लगी हुई है, जहां पर प्रतिदिन ग्रामीणों का आना जाना लगा रहता है। ऐसे ही 13 फरवरी को सुबह कुछ ग्रामीण नदी की ओर गए तो उन्हें वहां तेज दुर्गंध आई, जिसके बाद वह देखा तो नदी के किनारे पानी में कोई व्यक्ति मृत अवस्था में पड़ा हुआ था, जिससे वहां से बदबू आ रही थी, जिसकी जानकारी उनके द्वारा ग्राम के अन्य नागरिक सहित पुलिस थाना वाराणसी में दी गई, जहाँ से पुलिस के द्वारा ग्रामीणों की सहायता से मौके पर पहुंचकर शव बरामद कर मौका निरीक्षण किया गया है। यह शव बनियान और चड्डे में मिला है, जिसकी शिनाख्त करवाई गई, परंतु कोई उसे पहचान नहीं कर पाया। वहीं उसके पास से कोई दस्तावेज भी प्राप्त नहीं हुआ है, जिसमें पुलिस के द्वारा 8 से 10 दिन पुराना शव होना बताया जा रहा है, जिसे नदी के पानी में रहने से बॉडी भी बहुत ज़्यादा डिकम्पोज हो गई है, जहां से शिनाख्त किसी प्रकार से न होने पर पुलिस ने नगर पालिका के शव वाहन की मदद से अज्ञात शव को वाराणसी पोस्टमार्टम गृह लाकर आवश्यक पंचनामा कार्रवाई कर शव पोस्टमार्टम करवाकर मृतक की शिनाख्त के लिए सिविल अस्पताल वाराणसी के 100 कक्ष में फ्रीजर में सुरक्षित रखवा दिया गया है। इसके करीब 2 से 3 दिन में शिनाख्त नहीं होने पर पुलिस के द्वारा कफन दफन कर दिया जाएगा, ताकि मृतक के परिवार वालों को उत्खनन कर वापस शव दे सके। इसमें मृत्यु का कारण अभी अज्ञात है। बाइट शंकर सिंह चौहान। आज सुबह ग्राम चौकीदार जागपुर के द्वारा सूचना मिली कि जागपुर घाट पुलिया के पास एक अज्ञात व्यक्ति की डेड बॉडी पानी में पड़ी है। उक्त सूचना की तस्दीक हेतु मैं नई टीम के साथ रवाना हुआ था। FSL अधिकारी वहाँ पानी के अंदर एक 40 से 45 साल उम्र का एक अज्ञात व्यक्ति की डेड बॉडी मिली है, और उस डेड बॉडी के पानी में रहने से मछली कीड़े मकोड़े उसको नोच दिए हैं। डेड बॉडी करीब 8 से 10 दिन पुरानी है। सर शिनाख्त हो पाई है? अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है। आसपास के थाना क्षेत्र सरहदी क्षेत्रों में RM के माध्यम से सूचना दी गई है। सर प्राथमिक दृष्टि क्या लग रहा है कि अपने किस कारण मृत्यु हुई होगी? उनके कपड़ों को देख के ऐसा लग रहा है कि कम बुद्धि का व्यक्ति रहा है, मानसिक रूप से कमज़ोर लग रहा है। उसके कपड़े जो शरीर पे पहने हुए। भारतीय किसान संघ मध्य प्रदेश के द्वारा प्रत्येक जिलों में जाकर किसान संघ के कार्यकारिणी की गठन कर किसानों के समस्याओं को लेकर बैठक आयोजित की जा रही है, जिसमें मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में भाजपा के द्वारा 3100 रुपये धान का समर्थन मूल्य देने का घोषणा की गई थी। धान उपार्जन का कार्य समाप्त होने के बाद भी किसानों को समर्थन मूल्य पर धान खरीदी नहीं की गई, जिस पर अब किसानों में आक्रोश व्याप्त है। इस प्रेस वार्ता के दौरान चर्चा में भारतीय किसान संघ के जिला अध्यक्ष हरिप्रसाद चावले ने बताया कि भारतीय किसान संघ के द्वारा जिले में 5 दिवसीय सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। जिले के तिरोड़ी, खैलांजी, वाराणसी, किरनापुर, बालाघाट इन सभी ब्लॉकों में प्रवास रहा है। इन 5 दिवसीय सदस्यता अभियान में किसान संघ के प्रदेश नेतृत्व, केंद्र नेतृत्व का बालाघाट जिले में आगमन हुआ है। जिले के हर ब्लॉक में आहूत बैठक में निर्णय लिया गया कि मध्य प्रदेश में भाजपा के द्वारा विधानसभा चुनाव में 3100 रुपये धान का समर्थन मूल्य देने की घोषणा की गई थी। अब चुनाव भी समाप्त हो चुके हैं और मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार का बीच है, लेकिन वर्तमान में किसानों की धान को 3100 रुपये समर्थन मूल्य नहीं दिया गया। इससे अब किसान अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। इसलिए किसान संघ आने वाले दिनों में बालाघाट जिले से पूरे मध्य प्रदेश में एक विशाल आंदोलन करने के लिए योजना बना रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश के सभी जिलों में धान के समर्थन मूल्य में वृद्धि की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। अगर सरकार जल्द ही किसानों को बोनस नहीं देती है तो किसान उग्र आंदोलन करने के लिए भी बाध्य होंगे। जो प्रवास जो हमारा 5 दिवस जो चला सदस्य अभियान को लेकर के, तो हमारी इच्छा थी कि हमारे प्रदेश के नेतृत्व यहाँ आए और वो हमसे कुछ इंटरव्यू ले, हमसे कुछ चर्चा करे। तो बालाघाट में इसलिए उनका आगमन हुआ और यहाँ एक बैठक हुआ, और बैठक में यही एक निष्कर्ष निकला है कि भारत सरकार ने जो घोषणा करी है कि किसानों को हमको 3100 रुपये धान दे, जो रेट उन्होंने घोषणा करी है वो अभी तक किसान को दिया नहीं जा रहा है। तो जिले के अंदर बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है, और गेहूं का जो रेट उन्होंने 2700 किया है वो अभी तक किसी देने की स्थिति में है या नहीं, ये नहीं कह सकते। लेकिन किसान उसी को लेके बहुत मौन है, और सामने चुनाव है। सरकार को देखना है कि वो करती क्या है। यदि किसान संघ के इस निवेदन पे सरकार ने किसी प्रकार से कोई एक्शन या कोई
किसानों को नहीं दिया तो किसान संघ भारतीय पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जन आंदोलन करेगा। बालाघाट में तो करेगा ही करेगा। और हमारा जो किसान संघ का जो प्रतिनिधि जो मंडल होगा, पूरे भारत देश में प्रतिवर्ष 13 फरवरी के दिन को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है, जहां विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं के सम्मान, महिलाओं के कार्य और देश की प्रगति में दिए गए उनके योगदान को याद कर उनके महत्व को समझाया जाता है। 6 MP यूनिट कमान अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल M रविचंद्रन के निर्देशन में महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर मनोज जैन के मार्गदर्शन में कन्या विद्यालय के NCC सेकेंड ऑफिसर कंचन महाजन के नेतृत्व में टूफ नंबर 78 ने महिलाओं को लेकर समाज में जागरूकता को लेकर नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति थी, जिसमें कैडेट्स ने वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई से लेकर कल्पना चावला तक की उपलब्धियों को नाटक के माध्यम से पेश किया, जिसके माध्यम से कैडेट्स ने बताया कि राष्ट्रीय महिला दिवस महिलाओं को सम्मान देने का दिन है। नुक्कड़ नाटक में कन्या कैडेट्स लोकांक्षी हनवत के नेतृत्व में भूमिका चोपड़ा ने महारानी लक्ष्मीबाई, आस्था जामरे ने अहिल्याबाई होलकर, आशिया खान ने PT ऊषा, कृपा मरकाम ने लता मंगेशकर, आदिति सिरसाज ने पर्वतारोही संतोष यादव, आस्था सेंडे ने IPS किरण बेदी, गरिमा यादव ने प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल सहित अन्य महिला हस्तियों को प्रस्तुति के माध्यम से रेखांकित किया। वहीं कैडेट्स रागिनी चौहान ने महिला हस्तियों के बारे में विस्तृत रूप से अपनी बात रखी। बैयर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गढ़ी क्षेत्र के ग्राम जैतपुरी सहित अन्य गांवों के ग्रामीणों ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा है। करीब आधा सैकड़ा ग्रामीणों के द्वारा सामूहिक रूप से सौंपे गए इस ज्ञापन में झिलमिली नाला व समरिया के पास पाटी नाले पर पक्का पुल निर्माण किए जाने की मांग की गई, जिन्होंने पक्का पुल न होने के चलते जैतपुरी सहित 5 ग्राम पंचायत और उसके अंतर्गत आने वाले अन्य गांवों के लोगों को स्कूल, कॉलेज, आंगनवाड़ी, खेत खलियान और गढ़ी आने जाने में होने वाली परेशानी सहित अपनी अनेक समस्याओं से अवगत कराते हुए जल्द से जल्द उक्त स्थान में पक्का नाला निर्माण कराए जाने की मांग की, जिन्होंने ज्ञापन के माध्यम से लोकसभा चुनाव के पूर्व पक्के पुल का निर्माण कार्य शुरू न करने पर जैतपुरी सहित 5 पंचायतों के ग्रामीणों के द्वारा लोकसभा चुनाव का बहिष्कार किए जाने की भी चेतावनी दी। और हमारे यहाँ जो है 2 नाला पड़ते हैं गढ़ी से सुखार रोड पे, तो ये उस ब्रिटिश ज़माने से बनी हुई हैं और ये एक पुलिया तो बह चुका है, एक को एक जन सहयोग से बनाया है, तो फिलहाल उसमें चल रहे हैं। अगर वो एक बारिश आ गई, इसमें मुरुम भर के भी चल रहे हैं उसमें, तो एक बारिश आई मुरुम जैसे बह जाएगा वहाँ से, तो हमारे जो पूरे संपर्क है 4-5 पंचायत के और 20-25 गांव हैं, इसका संपर्क टूट जाएगा, जिसमें स्कूली बच्चे, बाजार के गांव के लोग, मतलब ऑफिशियल वर्क वाले लोग, बीमारी वाले लोग, जैसे गर्भवती धात्री माताएं हैं, मतलब अनेक प्रकार की समस्या उससे हो, क्योंकि हमारा संपर्क ही टूट जाएगा। इसलिए हम लोग पूरे जो इतने पंचायत वाले यहाँ पर आए हुए हैं कि उस वहाँ जल्दी से जल्दी, और शासन प्रशासन से हम ये मांग कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी वहाँ नए पुल का निर्माण किया जाए, क्योंकि वो पुलिया पुराना हो चुके हैं, उस समय के ब्रिटिश ज़माने के जो आज 100-150 साल हो चुके और बह भी गए हैं। पूर्व सरपंच जैतपुरी जी गढ़ी क्षेत्र से हैं, बैयर ब्लॉक है, और गढ़ी से जो रोड प्रारंभ है छिलपी के लिए, तो गढ़ी के पास जो झिलमिली नाला है और एक समरिया के पास पाटी नाला है, दोनों पुलिया पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इस बार बरसात में वहाँ चलने लायक नहीं है। अभी फ़िलहाल में मुरुम डालकर हम लोग आवागमन को बनाए हैं। एक पानी में पूरा पुल जो है ढह जाएगा और उसमें 5-6 पंचायत के लोग हैं, करीब 20-25 गांव आते हैं, जिसमें कम से कम 10,000 मतदाता हैं। अगर चुनाव के पहले, लोकसभा चुनाव के पहले अगर पुलिया नहीं बनता है तो हम पूरे 5-6 पंचायत के मतदाता लोग इस बार चुनाव का बहिष्कार करेंगे, और हमने फैसला कर चुका है, क्योंकि हम पूरी तरह से संपर्क से टूट जाएंगे, हम गढ़ी नहीं आ पाएंगे। हमारा जनसंपर्क बैंक से है, स्वास्थ्य सुविधा से है, शिक्षा से है, टोटल सुविधा से हम वंचित हो जाएंगे। इसलिए हमारे मतदाता ग्रामवासी ने फैसला किया है कि हम इस बार चुनाव का बहिष्कार करेंगे लोकसभा में, ये हमारा फैसला है। वाराणसी क्षेत्र के ग्राम पंचायत उमाड़ी के वार्ड नंबर 18 के अंतर्गत सार्वजनिक कुएं को बुझाने की मांग ग्रामीण जन कर रहे हैं। यह मांग इसलिए की गई जा रही है क्योंकि यह कुआं काफी वर्षों से बंद है, साथ ही इस कुएं का पानी भी किसी प्रकार से उपयोग नहीं हो। आपको बता दें कि इस कुएं से करीब 5 वर्षों से किसी ने एक बाल्टी तक पानी नहीं निकाला, बल्कि जानवरों को भी ग्रामीण यहाँ पानी पिलाने से गुरेज करते हैं। कुएं का पानी पूरी तरह से दूषित हो चुका है। जब इस संबंध में ग्रामीण सूरजल विसे ने बताया कि कुआं काफ़ी वर्ष पूर्व उनके पूर्वजों ने खुदवाया था, मगर इसे हमने ग्राम पंचायत को सौंप दिया था, लेकिन इस कुएं का पानी ग्रामीण जन उपयोग नहीं करते। कुएं में कई बार की
गिरने से भी मौत हो चुकी है। तब से इस कुएं का पानी हम जानवरों को नहीं पिलाते हैं। वे चाहते हैं कि जो आवेदन कुआं बुझाने के लिए दिया गया है उस पर पंचायत कार्रवाई करे। उसका पानी कोई पीते ही नहीं, पूरा खराब पानी है। क्या क्या घटनाएं हो चुकी हैं? बिल्ली उल्ली बकरी के बच्चे मर गए। अब आप लोग क्या चाहते हैं? ये कुआं को बुझाना चाहते। अच्छा, खतरा बना रहता है क्या? हाँ, खतरा अभी अब जाली लगा दिए तो नहीं है, पर पहले था। यानी कुआं बुझवाने की मांग है आप लोग की? हाँ है आप लोग ने? हाँ जी, ये कुएं के बारे में आवेदन लगाया है। कुआं का पानी पूरा ख़राब हो चुका है। इसमें कुछ बिल्लियाँ, कुछ बकरी के बच्चे, ऐसे कुछ घटनाएं हो गई है। और इसका पानी ना उपयोग करते, ना कोई चीज़ नहीं, जानवरों को भी नहीं पिलाते। आदमी तो पीना छोड़े तो छोड़े, जानवरों को भी नहीं पिलाते हम। और इसका पानी पूरा दूषित हो चुका है, पूरा ख़राब हो गया पानी। ये सार्वजनिक कुआं है? ये सार्वजनिक कुआं है। तो आवेदन दे चुके हैं? हाँ, आवेदन दे चुके हैं, यानी काफ़ी दिन पहले दिए चुके हैं आवेदन इसका हमने। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम यही चाह रहे हैं कि अब डबल और एक बार हम इसको आवेदन दे के और एक बार दे कर लेंगे कि वो आवेदन क्या हुआ है, उसका कोई रिप्लाई नहीं आया है, तो इसको और एक बार दे देंगे आवेदन। एक शिकायत आई थी आप लोग के पास कुआं संबंधी, उसको बुझाने की हुआ है। क्या है पूरा मामला? वो क्या है, वो पानी का उपयोग होता नहीं है, पानी दूषित हो गया उसका, तो उसको बूझने के लिए कार्य प्रोसेस में है। क्या प्रयास किया जा रहा है पंचायत स्तर पे? अभी वही गांव का जैसे कहीं का भी मलमा वलमा निकलता है तो उसमें डाल दिया जाए। वाराणसी नगर के वार्ड नंबर 1 शंकर नगर में 13 फरवरी की दोपहर करीब 3 बजे दक्षिण सामान्य वन मंडल वन परिक्षेत्र कार्यालय वाराणसी के अधिकारी कर्मचारी के द्वारा मिलिंद सोनटक्के के निवास पर छापामार कार्रवाई कर सागौन की लकड़ी बरामद की गई। लकड़ी मालिक को वैध दस्तावेज के साथ उपस्थित होने के निर्देश भी दिए गए, जिसमें बड़ी मात्रा में सागौन की लकड़ी के लट्ठे व चिरी हुई लकड़ी भी बरामद की गई है। जिसमें समस्त लकड़ी को मौके पर जब्त की कार्रवाई कर वन परिक्षेत्र कार्यालय वाराणसी में मिलाकर आवश्यक कार्रवाई की गई। वहीं लकड़ी मालिक को वैध दस्तावेज के साथ उपस्थित होने के भी निर्देश दिए गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार वन विभाग के द्वारा दक्षिण सामान्य वन परिक्षेत्र वाराणसी के अंतर्गत वन क्षेत्रों में सघन गश्त व निगरानी की जा रही, परंतु इस दौरान नगर सहित क्षेत्र में अवैध रूप से वृक्षों की कटाई और उसका परिवहन भी बड़ी मात्रा में हो रहा है। इसी कड़ी में बीते दिनों वन विभाग के द्वारा मिलिंद सोनटक्के का एक पिकअप देशी कीमती इमारती लकड़ी सागौन से भरा हुआ रामपाली मार्ग से जब्त कर वैधानिक कार्रवाई की गई थी, जिसमें वन विभाग को मुखबिर के द्वारा बड़ी मात्रा में सागौन की लकड़ी उक्त व्यक्ति के द्वारा अपने घर में रखे जाने की भी सूचना दी गई थी, जिस पर वन परिक्षेत्र अधिकारी छत्रपाल सिंह जादौन के द्वारा दक्षिण सामान्य वन मंडल अधिकारी को मुखबिर की सूचना के संबंध में जानकारी दी गई थी, जिस पर वन मंडल अधिकारी के द्वारा वन विभाग वाराणसी को सर्च वारंट जारी किया गया था, जिस पर परिक्षेत्र अधिकारी छत्रपाल सिंह जादौन के मार्गदर्शन में वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी के द्वारा मिलिंद सोनटक्के के निवास पर सर्च वारंट के साथ छापामार कार्रवाई की गई, जिसमें सागौन के लट्ठे और चिरान जब्त किए गए। वहीं मकान और अन्य स्थानों पर भी सर्च किया गया, परंतु कुछ नहीं पाया गया। इस मामले में वन विभाग के द्वारा जब्ती की गई बेशकीमती इमारती लकड़ी सागौन को अपनी अभिरक्षा में लेकर वैध दस्तावेज की मांग करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। हमें सूचना प्राप्त हुई कि वाराणसी नगर के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 1 के निवासी मिलिंद सोनटक्के के यहाँ पर अवैध रूप से सागौन का संग्रहण किया गया है। तो माननीय उप मंडल अधिकारी के निर्देशन में सर्च वारंट इशू किया गया और उस पर हमारे एक टीम का गठन किया। टीम के द्वारा वहाँ पर जांच कार्रवाई की गई, तो वहाँ पर अवैध रूप से सागौन का संग्रहण भी पाया गया, जिसमें हमारी टीम के द्वारा 40 सागौन की लट्ठे बरामद किए हैं और साथ ही साथ 24 सागौन की कटी हुई सिल्लियाँ प्राप्त की हैं। इनको जब्त करके अपने नियंत्रण में ले लिया गया है और संबंधित व्यक्ति से वैध डॉक्यूमेंट की मांग की जा रही है और अगर ऐसी स्थिति में उसका कोई वैध डॉक्यूमेंट नहीं मिल पाता है जो नियमानुसार कार्रवाई वो करी जाएगी उसके खिलाफ। करीब कितने घन मीटर लकड़ी कहलाएगी? लगभग 1 घन मीटर के आसपास अभी अनुमानित हमने जो निकाला है उतना घनत्व है उसका। नगर में अवैध वसूली के चलते 2 शातिरों ने एक सैलून की दुकान में घुसकर शराब पीने के लिए 500 रुपये नहीं देने पर सैलून की दुकान के मालिक और दुकान में काम कर रहे एक व्यक्ति को मारपीट कर उन्हें जान से मार डालने की धमकी दे दी। 11 फरवरी की रात्रि यह घटना नगर के शुक्ला नर्सिंग होम के पास स्थित एक सैलून की दुकान में हुई। कोतवाली पुलिस ने राकेश पिता राजेश्वर कक्कड़कर 50 वर्ष मरारी मोहल्ला निवासी के द्वारा की गई रिपोर्ट पर नगर के 2 शातिर शैलेश हांडी और गोल्डी सूर्यवंशी के विरुद्ध दुकान में घुसकर अवैध वसूली और जान से मार डालने की धमकी देने के आरोप में अपराध दर्ज कर दोनों की तलाश शुरू की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर के वार्ड नंबर 8
मरारी मोहल्ला निवासी राकेश कक्कड़कर की नगर में शुक्ला नर्सिंग होम के पास सागर सैलून के नाम से दुकान है। 11 फरवरी की रात्रि 8:30 बजे करीब राकेश कक्कड़कर अपनी दुकान में बैठे हुए थे। साथ में दुकान में काम करने वाला रामकिशोर लांजेवार भी दुकान में काम कर रहा था। तभी नगर के शातिर शैलेश हांडी और गोल्डी सूर्यवंशी धारदार हथियार मक्का और तलवार लेकर दुकान के अंदर घुस गए और राकेश कक्कड़कर को शराब पीने के लिए 500 रुपये मांगने लगे। राकेश कक्कड़कर ने उन्हें पैसे देने से मना किया तो तभी शैलेश हांडी और गोल्डी सूर्यवंशी ने राकेश कक्कड़कर और रामकिशोर लांजेवार के साथ हाथ बुक्कों से मारपीट की। उस समय दुकान में कटिंग करने के लिए आए लोग भी मौजूद थे जिन्होंने बीच बचाव किया। इस दौरान शैलेश हांडी और गोल्डी सूर्यवंशी ने राकेश कक्कड़कर को बोला कि आज तो छोड़ देते हैं, दोबारा पैसे नहीं देने पर जान से मार डालने की धमकी भी दी, जिसके बाद दोनों वहां से भाग गए। शैलेश हांडी और गोल्डी सूर्यवंशी के द्वारा की गई जान से मारने की धमकी के कारण राकेश कक्कड़कर तुरंत ही रिपोर्ट करने नहीं पहुंचे। 12 फरवरी को राकेश कक्कड़कर अपने बेटे विशाल कक्कड़कर के साथ रिपोर्ट दर्ज करने के लिए कोतवाली पहुंचे। कोतवाली पुलिस ने राकेश कक्कड़कर के द्वारा की गई रिपोर्ट पर शैलेश हांडी और गोल्डी सूर्यवंशी के विरुद्ध धारा 327, 452, 506, 34 भारतीय दंड विधान धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर दोनों की तलाश शुरू की है। इंदौर में रहकर पढ़ाई कर रही एक लड़की ने एक युवक के विरुद्ध शादी का झांसा देकर देह शोषण करने का आरोप लगाया। कोतवाली पुलिस ने इस लड़की के द्वारा इंदौर के महिला थाने में की गई रिपोर्ट पर युवक प्रज्वल पिता सत्येंद्र वनवंशी सोगापत वार्ड नंबर 21 बालाघाट निवासी के विरुद्ध अपराध दर्ज कर जांच शुरू की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह 21 वर्षीय लड़की की 3 वर्ष से प्रज्वल से जान पहचान थी और दोनों आपस में बातचीत करते रहते थे। दोनों मिलते जुलते भी रहते थे। 2 नवंबर 2021 को प्रज्वल इस लड़की के घर आया और प्रज्वल ने इस लड़की को शादी का झांसा देने का उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया। इसके बाद यह लड़की इंदौर में पढ़ने के लिए चली गई थी। प्रज्वल भी इंदौर में ही रहता था। प्रज्वल ने इंदौर में इस लड़की को शादी का झांसा देकर उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाया। जब यह लड़की जब भी प्रज्वल को शादी के लिए कहती थी तब वह उसकी बात को टालने लगता था। हाल ही में प्रज्वल इस लड़की से शादी करने बोलने पर दूरियां बनाने लगा था और शादी करने जब भी यह लड़की बोलती थी तब प्रज्वल उसे जान से खत्म करने की धमकी देने के अलावा वीडियो वायरल बदनाम करने की भी धमकी देते रहता था। इस प्रकार प्रज्वल ने इस लड़की को शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक शोषण करते आ रहा था। इसकी रिपोर्ट इस लड़की ने महिला पुलिस थाने इंदौर में की थी। इंदौर पुलिस ने इस लड़की के साथ ही शारीरिक शोषण करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में प्रज्वल के विरुद्ध धारा 376(2) N 506 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध दर्ज कर पुलिस डायरी अग्रिम कार्रवाई हेतु बालाघाट पुलिस अधीक्षक कार्यालय भिजवाई थी, जहां से यह डायरी कोतवाली भेजी गई। कोतवाली पुलिस ने असल नंबर अपराध दर्ज कर इस मामले की विवेचना शुरू की है। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के विशेष अदालत ने भाजपा के जिला उपाध्यक्ष दिलीप चौरसिया की जमानत याचिका मंजूर कर ली। विद्वान अदालत ने उन्हें न्यायिक शर्तों के आधार पर जमानत पर छोड़ने के आदेश दिए। 12 फरवरी को विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी दयाल सिंह सूर्यवंशी की अदालत में दिलीप चौरसिया के द्वारा आत्मसमर्पण जमानत आवेदन व विद्वान अदालत के द्वारा जारी किए गए स्थायी गिरफ्तारी वारंट को निरस्त करने हेतु एक याचिका पेश करते हुए विद्वान अदालत में उपस्थित हुए थे। विद्वान अदालत ने मामले की समस्त परिस्थितियों को देखते हुए दिलीप चौरसिया की जमानत याचिका खारिज करते हुए उन्हें न्यायिक परीक्षा में जेल भिजवाने का आदेश दिया था। कोतवाली पुलिस दिलीप चौरसिया को जेल में दाखिल करने के पूर्व उन्हें मुलाहिजा करवाने के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंची थी, किंतु दिलीप चौरसिया की अचानक तबीयत खराब हो जाने पर उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती किया गया था, जिनकी जमानत याचिका अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के विशेष अदालत में पेश की गई थी। 13 फरवरी को अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के विशेष अदालत ने मामले की संपूर्ण परिस्थिति को देखते हुए दिलीप चौरसिया की जमानत याचिका मंजूर करते हुए उन्हें 5,000 रुपये की जमानत और उतने ही राशि का स्वयं के मुचलका पेश करने पर न्यायिक शर्तों के आधार पर जमानत पर छोड़ने के आदेश दिए। बैयर रोड पर स्थित होटल कायनात के पास एक व्यक्ति सड़क दुर्घटना में घायल हो गया। दुर्घटना में घायल और बेहोश व्यक्ति को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। जानकारी के मुताबिक 13 फरवरी की रात्रि 8 बजे करीब यह व्यक्ति स्कूटी से बैयर चौकी की तरफ जा रहा था। तभी यह व्यक्ति अचानक रोड पर स्कूटी सहित गिर गया और बेहोश हो गया था। संभवतः यह व्यक्ति अत्यधिक शराब का सेवन करने से स्कूटी सहित गिर गया या फिर कोई वाहन स्कूटी को ठोस मारकर फरार हो गया। यह पूर्ण रूप से अभी स्पष्ट नहीं हो पाया। यह व्यक्ति होटल कायनात के पास गिरा पड़ा हुआ था। तभी वहां से गुजर रहे कोतवाली के आरक्षक शेख शहजाद ने इस व्यक्ति को ऑटो से जिला अस्पताल लाकर भर्ती किया।
यह व्यक्ति बेहोशी की हालत में था। एक और पुलिस प्रशासन के द्वारा पूरे जिले में उचित कानून व्यवस्था और मुस्तैद प्रशासन होने का दावा किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर नगर सहित पूरे जिले में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है, जिस पर अंकुश लगाना पुलिस प्रशासन के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। जहां चोरों के हौसले इतने बुलंद है कि उन्हें ना तो पुलिस का डर है और ना ही कानून की परवाह, जो बेखौफ होकर आए दिन चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। जिले में लगातार बढ़ते जा रहे चोरी के इन मामलों के चलते जिले का क्राइम का ग्राफ भी लगातार बढ़ते ही जा रहा है। इसी बीच बीती रात नगर के हृदय स्थल हनुमान चौक में बड़ी वारदात सामने आई, जहां किन्हीं अज्ञात चोरों ने हनुमान चौक स्थित पंजाब नेशनल बैंक को अपना निशाना बनाया। जहां रात करीब 1:30 बजे किसी अज्ञात चोर ने बैंक के एटीएम के पीछे वाली बैंक के दीवार में छेनी हथौड़े से एक बड़ा छेद कर बैंक के भीतर घुसकर चोरी करने की कोशिश की। हालांकि केस काउंटर खंगालने पर उसे कुछ नहीं मिला। वहीं बैंक का जहां कैश रखा था वहां तक चोर पहुंच ही नहीं सका। जहां रात करीब 1:30 बजे किसी अज्ञात चोर ने बैंक के एटीएम के पीछे वाली बैंक दीवार में छेनी हथौड़ी से एक बड़ा छेद कर बैंक के भीतर घुसकर चोरी करने की कोशिश की। हालांकि केस काउंटर खंगालने पर उसे कुछ नहीं मिला। वहीं बैंक का जहां केस रखा था वहां तक चोर पहुंच ही नहीं पाए। बताया जा रहा है कि अज्ञात चोर ने बीती रात चोरी का असफल प्रयास किया, जिसकी कानो कान भनक किसी को भी नहीं लग पाई। हालांकि चोरों की यह काली करतूत बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसके आधार पर कोतवाली पुलिस के द्वारा मामले की जांच शुरू कर अज्ञात चोर की तलाश की जा रही है। बाहर से भी बना लेता हूँ। सरक तो ले। कल मैं बैंक करीब 7:40 पे बैंक बंद करके घर गया हूँ। उसके बाद जब ओपन हुआ 9:50 पे तो दफ्तरी और सफाई कर्मचारी आए, तब मेरे को सूचना मिली। मैं तुरंत आया हूँ। क्या चोरी की गया, क्या कौन से दस्तावेजों को? के अनुसार तो एक व्यक्ति दिख रहा जो अलमारी खोलते हुए दिखा, परंतु अलमारी खुली नहीं और हमारी ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ। इसकी सूचना क्या आपने दी है? हाँ, मैंने पुलिस अधीक्षक को इसकी सूचना दी थी। अच्छा, एक सवाल होता है, इतना बड़ा बैंक है, लाखों का करोड़ों का लेन देन होता है, क्या नाइट में कोई रहता है? नहीं, हमारे यहाँ से कोई सुविधा नहीं है। कोई चौकीदार? क्या इसकी जानकारी आप देंगे आप, क्योंकि इतनी बड़ी घटना है, बैंक का मामला है, सीधे मैंने अपने अधिकारी, उच्च अधिकारी को इसकी सूचना दे दी है और वो आ रहे हैं अभी 3-4 घंटे में यहाँ पहुँच रहे हैं जबलपुर। कहाँ से आ रहे हैं? जबलपुर से। लालबरा नगर मुख्यालय से लगभग 7 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत रानी कुठार के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंडरापानी व गणेश टोला पहुंच मार्ग के बीच में बना पुल क्षतिग्रस्त हो चुका है, जो किसी भी समय ढह सकता है। वर्तमान में पुल के ऊपर से ओवरलोड वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। किसी दिन ओवरलोड वाहन व बारिश के दिनों में नाले में बाढ़ आने पर पुल टूट जाएगा, क्योंकि पुल के आजू बाजू के साथ ही पुल के नीचे की मिट्टी भी धसकने लगी है। कुछ स्थानों पर दरारें भी आ चुकी है। ग्रामीण जन सावधानी पूर्वक पुल से आवागमन कर रहे हैं और उनके मन में हर समय यह डर बना रहता है कि पुल कभी भी ढह न जाए। अगर पुल अचानक टूटता है तो बहुत बड़ा यहाँ हादसा भी घटित हो सकता है। ग्रामीण जनों का एक दूसरे ग्राम से संपर्क भी टूट जाएगा, जिससे ग्रामीण जन व स्कूल के छात्र छात्राओं को खासा परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है।
ग्रामीण जनों ने पंडापानी से गणेश टोला पहुंच मार्ग के क्षतिग्रस्त पुल का जल्द ही नवीन निर्माण करवाए जाने की मांग की ताकि आवागमन करने में परेशानी से निजात मिल सके। अनेक कहीं क्षतिग्रस्त हो गया क्या, टूट गया है क्या? मिट्टी उट्टी धसक गई यहाँ से? हाँ हाँ, वो वहाँ से सब मिट्टी खसक गई है पूरी। अच्छा, तो ये अभी जैसे बरसात आएगी तो ये टिक पाएगा कि नहीं टिक पाएगा कि टूट जाएगा? टूट जाएगा। टूट जाएगा। वो तो अब जाने में है ना, ऐसा ही उतने में ही है तो। अच्छा, उसका निर्माण कब हुआ था? ये तो बरसात में देखदार किए उसको, बहुत दिन का पहले बना हुआ है। अच्छा, बहुत पहले बना। तो बरसात में क्या हुआ, क्षतिग्रस्त हो गया क्या? हाँ, बरसात में क्या है, वो पानी ज्यादा आने से। अच्छा, तेज बारिश होने के। अच्छा, बाढ़ आ गई थी उसमें। तो पुल के नीचे से क्या हुआ? वो तो नीचे से पूरा पानी धुला डाला एकदम, समझ लो। ऐसा ही। हाँ, नीचे से पानी धुला डाला उसने। तो इस बार वो टिक पाएगा कि नहीं, क्या टूट जाएगा? नहीं, इन साल तो धोखा दे देगा।